हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2024 एंड 25 के लिए पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग प्रोग्राम को, जिसमें हम लोग मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अर्थात डे 9 का क्वेश्चन, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 को भी आज हम कवर करेंगे, क्योंकि एक दिन में मेरी कोशिश रहती है कि 2 क्वेश्चन को डिस्कस करूं जो पेपर 5 और 6 से संबंधित होते हैं, क्योंकि हमारा एक पेड बैच चलता है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेके, जो स्पेशली आपका पेपर 5 और 6 के लिए होता है, और उसका हम लोग डेली फिर मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। आप भी चाहें तो उस पेड बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर देता हूं। ये आपके सामने आंसर राइटिंग की डिस्प्ले है यूपी पीसीएस मेंस, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है। स्पेशली ये पेपर 5 और 6 के लिए कवर किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको मेंस में पास होना है तो 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे आपका सबसे अधिक फोकस होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे राइटिंग, जीएस पेपर 4 एथिक्स, जीएस पेपर 5 और 6 जो कि एज ए ऑप्शनल पेपर होता था पहले, और अब आपका यूपी स्पेशल। अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके बेस्ट हो गए आंसर राइटिंग के माध्यम से, तो आपके सिलेक्शन के रेट जो होते हैं, यानी कि रेशियो, वो बढ़ जाता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर हो गया तो ये समझ लो मेंस में अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपका मेंस इजी क्रैक हो सकता है। ये हिंदी मीडियम में रहेगी, जिसमें हम लोग कॉपी भी चेक करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का हम लोग डेली यूट्यूब पर एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आप देख पाते हैं कि कौन सी गलतियां की हैं आपने या कौन सा सुधार आपने किया है। और इसके बारे में आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, हमारी टीम से कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और इसी तरीके से आप हमारे शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन की भी सीरीज को देख सकते हैं, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, प्रीलिम प्लस मेंस के लिए हो, या फिर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, या यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, इन सभी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की इस सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 9, और जो आपका पेपर 5 से संबंधित है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि यहां पर जो हमने क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी कॉपी लिख रहे हैं जिनका क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसके जस्ट अपोजिट चीजों को समझ के लिख रहे हैं। वो यहां पर जो मिस्टेक कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन को फ्रेम करना, क्वेश्चन को ब्रेक करना, क्वेश्चन की भाषा को समझना, ये बहुत जरूरी है, जो कि काफी बच्चे अभी इन चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, पूछा जा रहा है आपसे मेरे दोस्त, प्रश्न में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, कौन से क्षेत्र होने चाहिए? सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह की सुरक्षा चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। तो 3 बातें समझ में आती हैं। अगर आपने इस तरीके से प्रश्न को तोड़ा होगा, समझा होगा, तो नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जा रही है, सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है इन क्षेत्रों में सर सुरक्षा चुनौतियों की बात की जा रही है कि किस प्रकार की आपकी सुरक्षा चुनौतियां हैं। और तीसरा, सर इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के स्तर पे किया जा रहा हो या सिविल सोसाइटी के स्तर पे, तो सरकारी प्रयास के स्तर पे। अगर आपने प्रश्न को इन 3 तरीके के फॉर्म्स में तोड़ लिया तो आप समझ गए कि आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पे पॉइंट आता है दोस्तों, पॉइंट क्या आएगा कि सीमावर्ती क्षेत्र से आप क्या समझते हो, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से क्या समझते हो, और सरकारी प्रयास से क्या समझते हो। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि सुरक्षा का मतलब सर केवल आतंकवादी घटनाएं हो सकता है या फिर माओवादी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये तो एक लिमिटेड अर्थ हो गया। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? क्या खाद्य सुरक्षा की बात नहीं होती है? क्या बेरोजगारी की सुरक्षा की बात नहीं होती कि हमें रोजगार मिले? क्या गरीबी समाप्त करने की सुरक्षा की बात नहीं होती? क्या स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं होती? क्या बीमा सुरक्षा की बात नहीं होती? क्या आतंकवादी घटनाओं की बात नहीं होती? या फिर सीमावर्ती, जो सीमा पार जो है कि लेन देन किया जाता है, ड्रग्स का किया जाता है, हर एक चीजों का। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है। सुरक्षा के अंतर्गत आपने अगर केवल और केवल माओवादी या आतंकवादी घटनाओं को अगर केवल मेंशन किया है या शरणार्थियों की बातों को केवल मेंशन किया है, तो इट मींस कि आपने बहुत ही छोटा फॉर्म लिखा है। सुरक्षा का मतलब आप और विस्तार से समझने की जरूरत है। हर एक क्षेत्र में हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। केवल आपकी साइबर सिक्योरिटी या जो है कि साइबर अटैक या टेररिज्म, यही केवल सुरक्षा के मायने नहीं होते हैं, और भी डायमेंशंस होते हैं। दूसरा, अगर आपने केवल और केवल सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत केवल और केवल नेपाल को अगर डिस्कस किया है, तो इट मींस कि आपका आंसर अभी भी बहुत ही संक्षिप्त है। सीमावर्ती का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्य होते हैं प्लस एक यूनियन टेरिटरीज होता है और एक हमारा नेशन होता है, कंट्री नेपाल। ये सभी के सभी सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती क्षेत्र कहलाएंगे। इनमें होने वाली चुनौतियों के बारे में डिस्कस करना है। जैसे एमपी से सीमा साझा करने वाला बुंदेलखंड का रीजन, जहां पे
आतंकवादी तो नहीं आ सकते, नेपाल से तो कोई एंट्री नहीं हो रही है, लेकिन हाँ यहां पर यह जरूर हो सकता है कि भाई गरीबी की दिक्कत है, बेरोजगारी की दिक्कत है और खाद्य सुरक्षा की दिक्कत है। अगर हम इसी तरीके की चीजों को बिहार के बॉर्डर से कनेक्ट करके देखें, छत्तीसगढ़ से देखें, तो ऐसे क्षेत्रों से माओवादी घटनाएं हो सकती हैं, जनजातियों का जो है कि धर्मांतरण हो सकता है सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में। इवन की जो शरणार्थी होते हैं जो बंगाल से एंट्री करते हुए, मतलब बांग्लादेश से बंगाल, फिर बिहार, उड़ीसा, इन सभी से एंट्री करते हुए यूपी में आ सकते हैं। साथ ही साथ नेपाल के रीजन से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती है। तो विभिन्न प्रकार की आपको सीमाओं से चैलेंजेस के बारे में बात करनी है, फिर उनसे निपटने के लिए सरकारी प्रयास करने हैं। तो अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखा या इस तरीके से आपके दिमाग में आइडिया आया है तो इट मींस कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर इन चीजों को आप कंसाइडर नहीं कर पाए, कंसाइज नहीं कर पाए, तो यानी अभी जरूरत आपको और है आंसर राइटिंग करने की। समझ में आ गई मेरी बात दोस्तों? अब यहां पर अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आपको लिखना है दोस्तों इंट्रो। इंट्रो में मैं फिर से कहूंगा कि आपको ये हेडिंग एग्जाम में नहीं डालनी होती है, और आपको इंट्रो जो लिखना है आप यहां पर फोकस कर सकते हो कि जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो सीमावर्ती क्षेत्रों को आधार बना के पूछा जा रहा है, न कि सुरक्षा को आधार बना के। सीमावर्ती रीजन्स में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर की सुरक्षा मुद्दे नहीं पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बॉर्डर पे है उस पे। तो आप एक इंट्रो इसकी सीमावर्ती राज्यों के बारे में जानकारी देते हुए लिख सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमांत प्रदेश है। क्या है दोस्तों? एक सीमांत प्रदेश है। मैं फिर कहूंगा कि इंट्रो आपने जो भी लिखा होगा, अगर कुछ अच्छी बातों को शामिल किया होगा जिसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट होगा, तो नो डाउट आपका इंट्रो अच्छा होगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो इंट्रो लिख रहा हूं वही सबसे परफेक्ट होगा। हो सकता है कि मेरा इंट्रो सबसे वर्स्ट कंडीशन का हो, सबसे खराब माना जा सकता है। मुझसे भी बेहतर लाखों बच्चे इंट्रो लिख सकते हैं इस प्रश्न का, नो डाउट। लेकिन मेन बात यह है कि आपको इंट्रो लिखने की वजह जो समझ होती है ना, वो धीरे धीरे आपको विकसित करनी जरूरी है। तो इंट्रो के लिए कभी भी हेडक मत लिया करो कि सर मेरा इंट्रो अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इसमें क्या ऐसी चीज डालूं। इंट्रो में कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना होता है, लेकिन सही डायरेक्शन का एफर्ट जरूरी है। बाकी मेन बॉडी में जो एफर्ट करना वो करेंगे। तो उत्तर प्रदेश क्या हो गया? भारत का सीमांत प्रदेश होगा, यानी कि यहां से एक दूसरे देश की सीमा लगती है। साथ ही साथ अब जब सीमांत की बात है तो हम लिख सकते हैं कि उत्तर में नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंधित है। नेपाल से कैसी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसके साथ ही 8 राज्यों एवं एक यूनियन टेरिटरीज दिल्ली लिख सकते हो ब्रैकेट में, से सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है। ये इस तरीके से लिख देना है। अब मैं जो लिख रहा हूं वो छोड़ दो, वो डॉक्टर की लैंग्वेज है, ठीक है, वो नहीं समझ में आएगी। लेकिन जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो ध्यान से समझो। क्या मैंने बोला कि भैया उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमांत प्रदेश है। सीमांत है तो इसको डिफाइन कर दो किस तरीके का, कि उत्तर में ये नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इसके साथ ही 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज दिल्ली के साथ भी सीमा बनाता है। तो यानी हमने एग्जामिनर को इंट्रो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों, देशों और यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिफाइन कर दिया। अब यहां पे राज्यों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे बिहार, उत्तराखंड, एमपी, इस तरीके से। हालांकि नेपाल हमने लिख दिया। 2 से 3 लाइनों का हमारा इंट्रो होना भी चाहिए था। समझ में आ रही है मेरी बात? ये अगर यहां तक समझ में आ गई तो यस सर, ओके है। फिर आगे चलते हैं, और ध्यान से समझना कि ये जो प्रश्न था दोस्तों, ये आपका 200 शब्दों का है। कितने का है? ये आपका प्रश्न 200 शब्दों में लिखना था। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर 200 शब्दों में। तो इंट्रो एक ये हो गया, और भी आप इंट्रो अलग अलग तरीके से, बेस्ट तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि सर सुरक्षा चुनौतियों की बात करनी है, तो ठीक है, मैं एक हेडिंग डाल देता हूं यहां पे बीच में कि सुरक्षा चुनौतियां। अब आपने क्या किया, इस हेडिंग को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हो सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियां। ऐसे करके मैंने एक हेडिंग बना ली। अब यहां से मैंने ऊपर उठाया और एक बॉक्स बनाया। किस प्रकार की? पहले मैं लिखूंगा किस प्रकार की सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियों की बात करेंगे हम। यहां लिख सकते हो कि नेपाल की सीमा पर, यहां पे एक हेडिंग बना सकते हो कि नेपाल की सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अलग अलग पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा एक एक करके। जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया कि सर नेपाल की सीमा पर क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाएं।
ठीक है, ये भी हमारे यहाँ एक सुरक्षा चुनौतियां हो सकती है। हालांकि अब तो योगी जी की सरकार है, इससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो लगभग जो है कि पिछले 10 सालों से देखा जा रहा है कि यूपी में अब आतंकवादी घटनाएं बहुत ही कंट्रोल है, बहुत ही कंट्रोल है। लेकिन इससे पहले जब मुलायम सिंह जी का भी सरकार थी, मायावती जी की भी सरकार थी और भी लोगों की थी, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती थी। चाहे बनारस में देख लो संकट मोचन बम कांड हो, रेलवे स्टेशन का बम कांड हो, कई सारे ऐसे बम कांड आपको सुनाई देने को मिलते होंगे। तो पाकिस्तान समर्थित एक आतंकवादी हम घटना यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या हमें सुरक्षा चुनौतियां देखने को मिल सकती है? जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, मूवी तो नहीं कहूंगा, वेब सीरीज। जैसे एक फर्जी वेब सीरीज आई हुई थी शाहिद कपूर की, जो नकली करेंसी को बनाता है और कई जगह चलाता है। उसके साथ ही साथ नेपाल में जो मेनन साहब होते हैं, एक्टर जो है, उनके द्वारा भी इस चीज को डील किया जाता है, याद होगा आपको। तो ऐसे में क्या समझ में आया कि सीमा पार, यहां पे आप लिख सकते हो सीमा पार जाली नोटों का प्रवेश, जाली मुद्रा का प्रवेश, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कि चैलेंज है। जब आपने सुना होगा 2016 में जब मोनेटाइजेशन किया जा रहा था, डिमोनेटाइज, कि इंडियन करेंसी को मोदी जी के द्वारा बना कर दिया गया, भैया 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। उस दौरान एक न्यूज भी बहुत वायरल हो रही थी, इवन की वो न्यूज काफी हद तक सच थी, कि ट्रकों में भर भर के जो है कि इंडियन करेंसी नेपाल पहुंचाई गई थी। इसका मतलब क्या था कि बहुत सारी करेंसी जो है कि फेक तरीके से पहुंचाई जा रही थी। दूसरा, अब देखो नेपाल से संबंधित बहुत सारे आपके पास इश्यूज होंगे, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अगर मैं 3 से 4 डायमेंशन को कवर करते हुए कि पश्चिमी सीमावर्ती, मध्यवर्ती, दक्षिणवर्ती, तो सभी में 2-2, 3-3 पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप कि मादक पदार्थों, क्या लिखा गया कि मादक पदार्थों एवं मानव तस्करी का मुद्दा, ठीक है, मानव तस्करी। तो इस तरीके से अगर आपने चीजों को डील कर लिया, एक आध और लिख सकते हो यहां पे कि अवैध हथियारों, क्या हो रहा है दोस्तों, अवैध हथियारों की तस्करी। मानव तस्करी तो लिख दिया आपने, अवैध हथियारों की तस्करी भी लिख सकते हो। इसी में आप ड्रग्स वगैरह को भी लिख सकते हो कि ड्रग्स वगैरह जो मादक पदार्थ वगैरह है, ये सब हो गया। अब हम दूसरी हेडिंग बनाते हैं, एक और हेडिंग बनाएंगे, और अब हम बनाएंगे कौन सी, कि दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कैसे चैलेंजेस हैं दोस्तों। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर का क्षेत्र हो गया, सोनभद्र का क्षेत्र हो गया, चंदौली का क्षेत्र हो गया, इवन कि प्रयागराज के क्षेत्र हो गए। तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से। यहां पे आप देखोगे जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो सबसे बड़ी बात होती है यहां पे कि नक्सलवाद को बढ़ावा क्या मिल रहा है, नक्सलवाद, क्योंकि नक्सलवाद की जो समस्या है वो मुख्य रूप से जनजातियों में ही सबसे ज्यादा होती है, और ये जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो नक्सलवाद की एक समस्या हो गई। दूसरा, आप यहां पे देखोगे कि गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी की भी यहां पे समस्या है। क्लियर होगी। अच्छा, नक्सलवाद में आप लिख भी सकते हो एग्जांपल के तौर पे कि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या है। 2-3 ये हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। यहीं पे आप ये भी लिख सकते हो कि खाद्यान्न संकट का समस्या, खाद्यान्न संकट, क्योंकि आपको पता है कि ये सब जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि मुख्य रूप से वन प्रजातियों के क्षेत्र हैं। जैसे सोनभद्र में जंगल बहुत है, मिर्जापुर में है, चंदौली में है। तो ऐसे क्षेत्रों में खेती कम होती, बल्कि जंगलों का उत्पादन ज्यादा होता है, वनों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो खाद्यान्न का संकट है दूसरा। अब तीसरी एक आप और हेडिंग बना सकते हो कि हम पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप एक हेडिंग बना रहे हो, अब पश्चिमी का मतलब क्या हो गया, ये आपका यूपी का वो हिस्सा है जहां से आप किससे कनेक्ट हो रहे हो। जैसे देखोगे कि आपका पश्चिमी यूपी हो गया, मेरठ हो गया, ये सभी हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया और गाजियाबाद हो गया। इस तरीके के क्षेत्र जो कहीं ना कहीं किसान बहुल क्षेत्र हैं और आपके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ऐसे क्षेत्रों से सीमा साझा करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे मुख्य रूप से यहां पे खाप पंचायत वगैरह का बहुत रोल होता है। यहाँ पे महिलाओं की जो है कि अधिकारों की बात बहुत कम की जाती है, खाप पंचायत वाले केसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा यहीं पे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ऐसे क्षेत्र भी देखने को मिल जाते हैं। तो सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिलती है यहाँ पे, नृजातीय संघर्ष देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ये चीजें हो गई समस्याएं। दूसरा, अगर आप यहीं पे देखोगे चंबल का जो क्षेत्र आता है पश्चिमी यूपी में, चंबल क्षेत्र में जो है कि दस्यु सरगना या डाकुओं का सरगना, ये तो अब खैर कम हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी समस्याएं रहती हैं। तो चंबल क्षेत्र में डाकुओं का सरगना जो होता है, और साथ ही साथ आतंकवादी घटनाओं को भी हम मेंशन
कर सकते हैं। कौन सी? आतंकवादी घटनाओं को यहां पर भी हम मेंशन कर सकते हैं। ये 3 रीजन हो गए, यानी नेपाल की सीमा उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, पश्चिमी हो गया। एक बचता है आपका पूर्वी। पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आपके? जैसे आपका बलिया है, गाजीपुर है, देवरिया है, गोरखपुर है, वाराणसी है। इस तरीके के जो क्षेत्र हैं ये सभी आपके पूर्वी क्षेत्र में आएंगे। तो हमने लिख दिया इस तरीके से कि पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां। तो ऐसे एक हेडिंग बना दिया और सब हेडिंग सी बनती जा रही है। अब देखो ये पॉइंट वाइज में लिख रहा हूं, यहां पे अगर आप ऐसे ही लिखोगे, पैराग्राफ्स को कम से कम यूज करोगे और पॉइंट वाइज चीजों को ज्यादा प्रेफर करोगे तो ज्यादा सही लिख सकते हो। यहां पे लिख सकते हो आप कि बांग्लादेश और म्यांमार से, कहां से दोस्तों? बांग्लादेश और म्यांमार से किसका? रोहिंग्या शरणार्थियों की जो है कि दिक्कत हो रही है। मतलब शरणार्थी समस्या लिख सकते हो या फिर शरणार्थियों का क्या है? अवैध प्रवासन लिख सकते हो या फिर एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, ये एक समस्या होगी क्योंकि यहां से रोहिंग्या शरणार्थी आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे में बहुत बार होता है कि ये जो अपराधी होते हैं ना, वो अपराध करके किधर निकल लेते हैं? अपराध करते हैं और बिहार, झारखंड वगैरह इजिली भाग जाते हैं। लोग कहां भाग जाते हैं दोस्तों? बिहार में, झारखंड में, इन सभी रीजन्स में ये भाग जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में आप बेरोजगारी को भी लिख सकते हो क्योंकि पूर्वांचल में बहुत ज्यादा जो है कि संसाधन नहीं है, इसलिए वहां पे घटनाएं भी ज्यादा हो रही हैं। मतलब कि चोरी वगैरह की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं आपराधिक स्तर पे भी देखने को मिलती है। तो यहां पे हमने क्या फोकस कर दिया कि मुख्य रूप से सीमावर्ती जो क्षेत्र थे इसमें हम किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर आपसे एक और प्रश्न का पार्ट पूछा है। हमने सीमावर्ती क्षेत्रों को बता दिया इंट्रो में, हमने जो है कि सीमावर्ती क्षेत्र को कवर करते हुए सुरक्षा चुनौतियां बता दी। अब एक आखिरी पार्ट है हमारा, सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। तो भैया 200 शब्दों में है, तो हमने इंट्रो भी अच्छा खासा लिखा, 2 से 3 लाइन 4 लाइन का। हमने मेन बॉडी को भी अच्छे से प्रेजेंट कर लिया। अब आते हैं हम अपने आगे की राह में या फिर सरकारी प्रयास में। तो ठीक है, हमने एक हेडिंग डाल दी कि सरकारी प्रयास। ठीक है, इस तरीके से सरकारी प्रयास हो गया। अब यहां पे निपटने के उपाय क्या क्या हैं, या फिर आप बीच में बना सकते हो या फिर आप कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूं, आप इस तरीके से यहां पे बना सकते हो एक बीच में हेडिंग, और ऐसे करके आप बना दो, सर्कल बना दो, चाहे स्क्वायर बना दो, जो भी आपको समझ में आता है। चलो मैं थोड़ा सर्कल अच्छा बनाता हूं क्योंकि जब टैब है तो उसका कुछ तो यूज होना चाहिए। हाँ, ये हो गया ना, परफेक्ट। तो ये सरकारी उपाय हो गए। अब सरकारी उपाय में सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने नेपाल के क्षेत्रों में देखा। तो भैया नेपाल के जो क्षेत्र है उनका चैलेंजेस कैसे हम समाधान करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम भारत नेपाल की जिला समन्वय समिति की बैठक कराएंगे। किसकी कराएंगे दोस्तों? जिला समन्वय समिति की बैठक। जो भी जिले हमारे यूपी के संबंधित है, 7 जिले हमारे नेपाल से संबंधित है, तो जिला समन्वय समिति की हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैठक करेंगे। ठीक है, ये बैठक कर सकते हैं, एक ये समाधान हो सकता है। साथ ही साथ हम भारत नेपाल की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के साथ पुलिस की तैनाती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सशस्त्र सीमा बल के साथ साथ, सशस्त्र सीमा बल के साथ साथ क्या कर सकते हैं? हम पुलिस की तैनाती कर सकते हैं। पुलिस की तैनाती हो गई। तीसरा, अगर आपने एक और पॉइंट लिख सकते हो कि सीमा पर सड़क का निर्माण, सड़क निर्माण की ज्यादातर फोकस किया जाए कि कैसे भी करके हमें सड़क निर्माण कर लेना चाहिए यहाँ पे। फिर इसी तरीके से हमने ATS क्या लगा रखा है? एंटी टेररिज्म स्क्वाड जिसे हम लोग कहते हैं, ATS हो गया, या फिर STF हो गया, स्पेशल टास्क फोर्स जिसे हम कहते हैं। इनके बलों की तैनाती भी हमने कर रखी है। तो ये तो मुख्य रूप से आपने कवर कर लिया। चंबल के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपराधियों और दस्युओं का दमन करना। अपराधियों और दस्यु मतलब होते हैं डाकू। ठीक है, इनका जो है कि दमन करना हो गया। और नक्सलवादी जो क्षेत्र होते हैं, जो हमें स्पेशली सोनभद्र मिर्जापुर के रीजन में देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? समाधान। समाधान क्या होता है? एक उपचार होता है एक तरीके से। समाधान इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं अभी बताता हूं फुल फॉर्म को। तो ये समाधान का प्रयोग कर सकते हैं हम नक्सल क्षेत्र में। ये समाधान एक योजना है जिसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। ये समझ में आ गया? अब जैसे समाधान की अगर मैं बात करूं समाधान योजना में, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे S फॉर हो जाएगा आपका स्मार्ट लीडरशिप करना चाहिए, और A फॉर हो जाएगा आपका मतलब कि एजर्सिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। M फॉर हो जाएगा आपका मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। फिर A फॉर हो जाएगा आपका एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। फिर D फॉर हो जाएगा आपका डैशबोर्ड। H फॉर हो जाएगा हार्नेस टेक्नोलॉजी। इस तरीके से जो है कि इसकी पूरी फुल फॉर्म को आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका आपका हो सकता है इस
इस तरीके की जो सीमा पार जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आप इन तरीकों का प्रयोग कर सकते हो। और ज्यादातर आप क्या कर सकते हो, रडार का, सीसीटीवी का, थर्मल इमेजिंग का, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हो। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है दोस्तों कौशल विकास योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर लें अगर ठीक से। कौशल विकास योजनाएं जो हमारी चलाई जा रही हैं, अब यहां पर क्या है, कौशल विकास योजनाएं जितनी भी हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सब आप यहां पे अप्लाई कर दो, जो ऑलरेडी आप नोट्स वगैरह में पढ़ रहे होगे। इवन कि जो आपने पिछले 10 क्वेश्चन लिखे हैं उसमें बहुत सारे कौशल विकास की योजनाओं कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने से हो, या फिर युवाओं को शिक्षा देने से संबंधित हो, या फिर हम अपनी खाद्य सुरक्षा, जो भी XYZ आपने योजनाएं पढ़ी उनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये तभी मतलब ये पूरा कंप्लीट तरीका हो गया आपका कि सरकारी प्रयास क्या क्या हो रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों की जो चुनौतियां हैं, इन तरीकों को अगर आपने डिस्कस किया होगा अपने आंसर में तो नो डाउट आप जो है कि एक बेहतर आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं डे 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अच्छा, यहां पे जो कंक्लूजन है, आप उस कंक्लूजन में क्या लिखोगे दोस्तों, आप उस कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भैया कंक्लूजन नहीं बन रहा है हमसे। तो कंक्लूजन में यहां पे आप क्या करोगे, भविष्यगामी कंक्लूजन दोगे। भविष्य की जो सुविधाएं हो सकती है उस पर बात करेंगे, और सुधारात्मक जो है कि हम सुधारात्मक जो है कि सुधार क्या कर रहे हैं। अब जैसे अगर आपको पता है कि हमारे यूपी में रक्षा गलियारा का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, रक्षा गलियारे का निर्माण हो रहा है, इसका भी हम जिक्र कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में कि हम किस तरीके से अपनी डिफेंस की पावर को मजबूत कर रहे हैं जो सुरक्षा चुनौतियों के, आने वाले चुनौतियों के चैलेंजेस को कम कर सकती है। दूसरा, आप इसी तरीके से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें से किसी भी एक प्रोजेक्ट का नाम उठा के या 2 प्रोजेक्ट के नाम उठा के आप लिख सकते हो कि उनसे लोगों का कौशल विकास किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, और तीसरा जो है कि खाद्यान्न की समस्या को भी कम किया जा रहा है या खाद्यान्न के संकट को भी कम किया जा रहा है। तो ये आपके कुछ कंक्लूजन के फॉर्म्स हो गए कि हमने सुधार भी दिखा दिया और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जो रक्षा गलियारों का विकास हो रहा है हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। और एक इंपॉर्टेंट यहां पे प्रोजेक्ट में आप लिख सकते हो कि इन्वेस्ट यूपी पे भी ज्यादा बल दिया है, इन्वेस्टर समिट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट यूपी में जब अधिक से अधिक पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर खाद्यान्न, बेहतर हर एक चीजों को प्रदान कर पाएंगे जो आगे चल के सुरक्षा चुनौतियों को कम करेगा। क्योंकि आपको कंक्लूजन केवल नेपाल की सीमा से आने वाली सुरक्षा को नहीं ध्यान देना, बल्कि यूपी के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें जो चुनौतियां हैं उनका समाधान भी आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो ये आप कंक्लूजन के साथ कवर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए, तो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि डे नंबर 10 का जो हमारा प्रश्न था। ध्यान देना कि ये भी प्रश्न आपका 200 शब्दों का लिखने का है। कितने शब्दों का लिखने का है दोस्तों, 200 शब्दों का है। अब यहां पे अगर हम इस प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या हम पढ़ेंगे, सुशासन के सिद्धांतों को बताते हुए उत्तर प्रदेश में सुशासन की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को आप ब्रेक करने की कोशिश करो कि आप अगर इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हो तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन। पहला जो पॉइंट है कि इसमें पूछ रहा है सुशासन के सिद्धांतों को बताते हुए, यानी इसमें एक तो पॉइंट बन गया आपका सर कि सुशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, पहली बात। दूसरा पूछ रहा है कि सुशासन की चुनौतियां उत्तर प्रदेश में क्या है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। कीवर्ड्स को आपको ढूंढना है, यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस कीवर्ड्स को अगर आप पहचानना सीख गए तो ये समझिए काफी आसान हो जाता है आपको लिखना। क्योंकि अगर प्रश्न एक लाइन में है दोस्तों तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है, ज्यादा चीजें लिखनी होती, क्योंकि उसमें एग्जामिनर ने अपना विजन नहीं बताया कि वो क्या जानना चाहता था। लेकिन अगर एग्जामिनर ने 2 से 3 लाइनों का अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस किया है तो वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि उसे बताना क्या क्या है, और 200 शब्दों में हम अपने माइंड में फ्रेमिंग कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें लिखनी है हमें। तीसरा है कि सरकारी प्रयास जो किए जा रहे हैं वो क्या क्या है, और एक और पॉइंट जो आपसे छूट सकता है वो क्या है दोस्तों, वो है सुशासन, कि खुद सुशासन के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये 4 डायमेंशन हो गए, सुशासन के सिद्धांत, सुशासन की चुनौतियां, प्रयास और सुशासन क्या होता है। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन आप कैसा दोगे। सुशासन इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है और बहुत सारे जो है कि देशों के द्वारा भी सुशासन पर काम किया जा रहा है। इवन कि हमारे वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भी लगातार काम कर रही है।
तो यहाँ पर आपने जो तीनों चीजों को समझ लिया है, तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रो की, तो देखो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, मैं फिर कहूंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको फैक्ट आधारित कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। तो सबसे बेहतर आपको दे रहा है ना कि आप सुशासन के बारे में ही बता दो 1 से 2 लाइन में। जैसे सुशासन का अर्थ होता है न्याय पर आधारित अच्छी शासन व्यवस्था से। सुशासन यानी शासन तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही चल रहा है, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो चाहे भारतीय शासन हो, लेकिन इस भारतीय शासन में अच्छाई होनी चाहिए, न कि बुराई। अगर अच्छाई होगी तो हम उसे सुशासन कहेंगे, यानी कि गुड गवर्नेंस भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? गुड गवर्नेंस भी हम इसे कह सकते हैं। सुशासन तो इसी को कहा जाता है। तो गुड गवर्नेंस की अगर बात की जा रही है तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि जो सुशासन का अर्थ है, एक तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सुशासन का जो अर्थ बताना है कि सुशासन का अर्थ न्याय पर आधारित, किस पे आधारित होनी चाहिए दोस्तों? न्याय पर आधारित। क्योंकि न्याय का मतलब ये कोर्ट वगैरह से मतलब नहीं है। न्याय पर आधारित होने मतलब कि जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उन सभी के साथ न्याय होना चाहिए, आधारित अच्छी शासन व्यवस्था से। किससे दोस्तों? अच्छी शासन व्यवस्था से है। एक तो ये हो गया इंट्रो करने का तरीका, या इसमें 1-2 लाइन और आप लिख सकते हो। दूसरा, आप इसी में वर्ल्ड बैंक की परिभाषा को भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि विश्व बैंक की परिभाषा बहुत फेमस है इसके अंतर्गत कि सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके हैं। मतलब क्या कहा कि वर्ल्ड बैंक ने भी एक डेफिनेशन दी है जिसमें बताया गया कि सुशासन को विकास के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके से। एक ये हो सकता है। अदरवाइज आप एक महात्मा गांधी जी की भी एक डेफिनेशन है, आप उसे भी लिख सकते हो। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट सुशासन के बारे में नहीं कहा था, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था आप उसे यूज कर सकते हो। उन्होंने जो लिखा था कि राम राज्य की अवधारणा अर्थात कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करना भी तो सुशासन का अर्थ होता है। क्या होता है? सुशासन का अर्थ तो यही होता है भाई, अच्छा शासन करना। और अच्छा शासन तब होता है जब कोई भी राज्य कल्याणकारी स्वरूप को अपनाए, राज्य जो है कि वंचितों, संवेदनशील वर्गों के प्रति जो है कि न्याय की भूमिका निभाए या फिर उनके लिए उचित व्यवस्था करे। तो आप यहाँ पे गांधी जी की भी कोटेशन को यूज कर सकते हो कि राम राज्य की अवधारणा अर्थात कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार होना। ये चीज भी आप नोट कर सकते हो। तो ये हो गया सुशासन के इंट्रो। अब यहां पे प्रश्न को समझो फिर से। प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुशासन के सिद्धांत बताओ, यानी सुशासन के जो 8 सिद्धांत है उनको बताना है, प्लस चुनौतियां बताना है, प्लस सरकारी प्रयास बताना है। तो मेन जो फोकस किया गया है वो आपका जो मेन फोकस है वो है सुरक्षा, मतलब कि जो चुनौतियां हैं और उनके ऊपर प्रयास। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरे सिद्धांतों को डिफाइन कर दो, लेकिन डिफाइन करोगे तो मेन चीज छूट जाएगी, तब तक समय सीमा समाप्त हो जाएगी, इवन कि समय भी आपका खत्म हो जाएगा कि जो 8 से 10 मिनट में लिखना होता है। तो सुशासन की चुनौतियां और सरकारी प्रयास ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जो ऑप्शनल लिख रहे हो वो यूपी के रिगार्डिंग लिख रहे हो ना। एक तरीका तो ये हो गया। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक डेमो बना सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो। एक तरीका तो ये है कि सर हमने जो है कि इस तरीके से लिख लिया सुशासन, ठीक है, सुशासन लिख लिया और यहां से एक लाइन खींच दी, 8 पॉइंट को यहां पे ऐसे करके हमने लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो। जैसे वो कौन कौन से होते हैं कि जवाबदेही की बात करेंगे हम, यहां पे जवाबदेही सिद्धांत होता है, फिर एक पारदर्शिता सिद्धांत होता है, ठीक है, पारदर्शिता कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है, पारदर्शिता का सिद्धांत हो गया। फिर उसी में क्या होता है, सहमति उन्मुख होता है, यानी कोई भी काम होना चाहिए तो सहमति होनी चाहिए उसमें। फिर भागीदारी भी होनी चाहिए, भागीदारी और समावेशिता होनी चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए, मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन। उत्तरदायित्व तो होना चाहिए और भागीदारी और प्रभावशीलता और दक्षता। तो एक तो ये हो गया सिद्धांत बनाने का तरीका। अदरवाइज आप एक और तरीका अपना सकते हो कि आपने क्या किया, एक सर्कल को बनाया इस तरीके से, बेहतरीन सर्कल एकदम मस्त, और इसमें लिख दिया कि सुशासन के सिद्धांत। क्या लिख दिया दोस्तों? सुशासन के सिद्धांत। देखो कहीं ना कहीं आप डायग्राम को जब थोड़ा सा बनाओगे तभी आपका इंप्रेसिव होगा। सुशासन के सिद्धांत में आपने क्या किया, यहां से एक लाइन खींच दी इस तरीके की, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये 8 डायरेक्शन में हमने जो है कि जब हमें पता है कि भाई 8 जो है कि हमारे पास सुशासन के सिद्धांत हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे, 8 डायरेक्शन में अलग अलग बना देंगे। अब इन्हीं चीजों को आप कुछ यहां लिखो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, इस तरीके से आप बना सकते हो और इनमें 8 सिद्धांतों को डिफाइन कर दोगे। एक एक वर्ड लिख दोगे जो सिद्धांत होते हैं इन सर्कल के अंदर भी, तो भी आपका बहुत अच्छा माना जाएगा।
एक बात ये हो गई। दूसरा, एक और डायग्राम, जितने अधिक से अधिक आप डायग्राम बना सकते हो वही आपके लिए बेहतर होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने डायग्राम बना दिया सर, इस तरीके का हमने एक डायग्राम बना दिया। अब आप इसमें क्या करोगे, 4 पॉइंट यहां पे लिख दो, ठीक है। 4 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिख दो, 4 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिख दो, यहां पे लिख दो 8 पॉइंट। या फिर अगर आप इसे भी नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से, फिर एक इस कोने पे, इस कोने पे और इस कोने पे। यह भी एक तरीका हो सकता है कि यहां पे अंदर लिख दिया हमने सुशासन के सिद्धांत, और यहां पे जवाबदेही लिख दिया, सहमति उन्मुख लिख दिया, भागीदारी समावेशन लिखा, उत्तरदायित्व लिखा, प्रभावशीलता लिखा, पारदर्शिता लिख दिया। तो ये इस तरीके से भी आप 8 तरीके के सिद्धांतों को बना सकते हो। तो सिद्धांत का पैटर्न समझ में आ गया कैसे हमें बनाना है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। जब इतनी चीजें आपने बना ली तो अब आता है आपके सामने चुनौतियों का मुद्दा कि भैया चुनौतियां कैसे लिखें। तो चुनौतियां आपको बतानी है कि कई प्रकार की इसमें चुनौतियां होती हैं। चुनौती का मतलब क्या होता है, जो आपकी शासन व्यवस्था है अगर आप उससे उत्तम क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी या सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी में आम नागरिकों तक, जनता तक, संवेदनशील वर्गों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो सुशासन की व्यवस्था संचालित नहीं हो पा रही है। फिर से समझो, सुशासन का मतलब होता है अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छी प्रणाली से, अच्छे तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से आप शासन व्यवस्था को आम जनता तक, नागरिकों तक, संवेदनशील वर्गों तक, वंचित वर्गों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, परंतु कुछ कारणों से वो चीजें नहीं पहुंच पा रही उन तक, यानी वो उनके चैलेंजेस हो गए। चैलेंजेस के रूप में अगर आप देखोगे, सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो मैं इस तरीके से लिख देता हूं। आप किसी भी तरीके से लिखो, चाहे पॉइंट वाइज करके लिखो, चाहे इस तरीके डायग्राम बना के लिखो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं पिछले 8 से 10 क्वेश्चन डील कर चुका हूं और आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले जो हमारे पास चुनौतियां हैं वो क्या है, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता है दोस्तों, ठीक है, पहली चुनौती। अब लैंगिक असमानता में आप क्या लिख सकते हो सर, कि महिलाओं के साथ भेदभाव और छेड़खानी की जाती है। महिलाओं के साथ क्या होता है, भेदभाव भी होता है और छेड़खानी होती है। दूसरी जो चुनौती होती है वो क्या हो सकती है दोस्तों, भ्रष्टाचार होती है। क्या है, भ्रष्टाचार है दूसरी चुनौती। भ्रष्टाचार का क्या मुद्दा है कि सर भ्रष्टाचार मुद्दे में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ना, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो विफल हो जा रही हैं क्योंकि उसमें लीकेज हो रहा है। लीकेज का मतलब क्या हो गया, लू फॉल्स खोजा जा रहा है। ठीक। तीसरा अगर हम और लिखना चाहते हैं कि न्याय में देरी, अगर आप न्याय में ही टाइम नहीं, मतलब कि न्याय में देरी कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आप लोगों तक न्याय सही समय से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि बहुत सारे लंबित मामले हैं हमारी न्यायपालिका के पास, और साथ ही साथ ये बहुत ही महंगी व्यवस्था भी है। आजकल कौन है कि जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कपिल सिब्बल को कौन हायर कर सकता है, करेगा कोई, जयराम रमेश जी को। इतने बड़े बड़े जो है कि वकील हैं, आपके अधिकारों के लिए अगर लड़ाई करेंगे तो एक एक हियरिंग के उनके 1-2 लाख रुपए की फीस होती है, एक एक हियरिंग। और हियरिंग कितने मिनट की होगी, 10 मिनट, 5 मिनट। तो सोचो 5 मिनट के लिए 1 लाख रुपए आपको पेड करना पड़ेगा। है इतनी हिम्मत? नहीं होती है, आम पब्लिक में नहीं होती। सीधी बताऊं, बिजनेसमैन नहीं है हम लोग ना, बिजनेसमैन हो रहे होते तो सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करते, बढ़िया बिजनेस चलाते हम लोग अंबानी अडानी की तरह। तो कहने का मतलब है कि ये भी सुशासन न पहुंचाने का एक, आप देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके भेड़ बकरियों की तरह बैठी होती है आम पब्लिक, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं होता उन्हें जो है कि उनके केस की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो लंबित मामले बहुत हैं, उनकी डेट पे डेट, सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिला जज साहब। तो ये वही चीज हो गई। और कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं? और चुनौतियों के रूप में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अतीक अहमद को देखा है, इलाहाबाद के सांसद रह चुके, 3 से 4 बार थे, योगी जी ने उड़वा दिया उनको, हालांकि चाहे जैसे भी, लेकिन ऐसे राजनीति का अपराधीकरण करने वालों को बाहर करना है। ठीक है, आपने मऊ का भी देखा होगा, मुख्तार अंसारी का। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र के लोग हैं जो अपराधी के रूप में उनकी छवि है और वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे जनता को जो है कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनता के अधिकारों का हनन होता है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी एक और समस्या आ रही है कि जवाबदेही का अभाव है। जवाबदेही का अभाव है। जितने भी अधिकारी हैं अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी भी देते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, जाओ जहां मन करे वहां कर लेना। क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऊपर जो बैठा हुआ बॉस है जिसके पास आप शिकायत करने जाओगे, वो पहले अपने अधिकारी और प्रशासनिक वर्ग की ही पैरवी करेगा, क्योंकि उसे अपना काम उसी अधिकारी से कराना है, आम पब्लिक से नहीं कराना है उसे सारा काम। विभाग को तो वही संचालित करेगा। तो इसका मतलब है जवाबदेही का भी अभाव देखने को मिलता है, यानी कर्मचारियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। और साथ ही साथ आप हिंसा की घटनाएं देख सकते हो। अभी जैसे संभल में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में देखा होगा, हाथरस में देखा होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो है कि, और पहले भी आते रहे दंगों के रूप में। तो यहाँ पे एक लिख सकते हो कि हिंसा की
समस्याएं या हिंसा की घटनाएं, ये सभी चीजें हैं जिससे सुशासन की व्यवस्था संचालित नहीं हो पाती है। अब इस हिंसा की घटनाओं में आप लिख सकते हो कि सांप्रदायिकता का मुद्दा आता है, बलात्कार के मुद्दे आने लगते हैं, ठीक है। निर्भया केस वगैरह क्या थे, बलात्कार के मुद्दे थे। हाथरस में क्या था, बलात्कार था। कठुआ जम्मू कश्मीर में क्या था, बलात्कार थे। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। साथ ही साथ आप आतंकवादी घटनाओं को भी मेंशन कर सकते हो। तो ये वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसमें हमारी सुशासन व्यवस्था फेल हो जा रही है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न का दोस्तों, तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि सरकारी प्रयास भी कुछ हो रहे हैं या खाली हम चुनौतियों का रोना ढोएंगे। तो नहीं जी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले भी और वर्तमान सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यानी समाधान की अगर हम बात करें या फिर हम प्रयासों की बात कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट प्रयास होते हैं, तो उनमें अगर हम प्रयासों की बात करें, सबसे पहले हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने क्या चलाया, मिशन शक्ति चलाया। योगी जी ने चलाया ना, मिशन शक्ति चलाया, जिसमें महिला की सुरक्षा, सम्मान, आत्मरक्षा, इन पे बात हो रही है। फिर हमने यूपी 112 चलाया, हमने 112 चलाया कि जब फोन करोगे तुरंत जो है कि पुलिस हाजिर हो जाएगी, डायल 100, ये सब। तो तीव्र गति से घटना स्थल पे पहुंचना आसान हो गया। महिला शक्ति के साथ आप इन्हीं के लिए 1903 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, इसका प्रयोग भी कर सकते हो। जन स्वास्थ्य कोविड नियंत्रण प्रणाली को फोकस किया गया, किसको, जन स्वास्थ्य से संबंधित भी। और तो और हमने इसी तरीके के सुशासन को बेहतर करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापार सुगमता रैंकिंग को भी बेहतर किया है। किसको किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक और हमारे मोदी जी का विचार जिसको हम लिख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा। एक और हम सरकारी प्रयास में लिख सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको हम लोग इन्वेस्ट यूपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन्वेस्ट यूपी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, उस करंट अफेयर्स की चीजों को इससे जोड़ने का प्रयास किया करो। अब जैसे लैंगिक असमानता है, तो भाई महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, तो उसके लिए हमने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ पुलिस कंट्रोल बोर्ड तैयार कर लिए, जिसमें महिला सुरक्षा की बात होगी। लगभग हर थाने में एक महिला सहायता केंद्र खोल दिया गया है, जिसमें महिलाओं की शिकायत को एक महिला लेडी इंस्पेक्टर या लेडी कर्मचारी के द्वारा सुना जाएगा। दूसरा, हमने यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि वृंदावन में एक सैनिक स्कूल खोला गया जो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए है, गुरुकुलम संविद करके था। आप उसको भी लिख सकते हो। भाई, लैंगिक असमानता को कम करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्मी में जो है कि उनके मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने इस तरीके की चीजों को शुरू किया। भ्रष्टाचार को कमी करने के लिए बहुत सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप अलग अलग चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने समाधान बता देना है, और साथ ही साथ अब इसका आप कंक्लूजन भी उसी भविष्यगामी की तरह लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि सुधारात्मक भी होना चाहिए और भविष्यात्मक भी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने फ्रेम कर लिए होंगे। आपने जो भी चीजें लिखी होंगी उसकी कॉपी आज शाम तक मिल जाएगी चेक होके। लेकिन अगर आपने इस तरीके के बिंदुओं को शामिल किया है तो मतलब आपकी आंसर राइटिंग ठीक फ्लो में चल रही है। मैं फिर कहूंगा कि कोई भी आंसर राइटिंग परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, जीरो एफर्ट पे बैठे हुए हो, तो इट मींस कि वो सबसे खराब स्थिति है। तो यानी एफर्ट करना जरूरी है, फिर धीरे धीरे चेंजेस आते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं हमारे टेस्ट सीरीज ग्रुप में, जो मेंस आंसर राइटिंग में, जिसमें 2 से 3 एस्पिरेंट हैं जिनके वाकई राइटिंग में सुधार हुआ, मात्रात्मक त्रुटियों में कमी आने लगी, जो मात्रा में गलतियां होती थी, अक्षर जो है कि साफ साफ लिखने लगे। और कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अब इंट्रोडक्शन और कंटेंट को लिखना धीरे धीरे सीख लिया कि हाँ, कहाँ पे किस तरीके की चीजों को लिखना है। नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका सुधार हो रहा है। तो इसी तरीके से आप भी हमारे इस पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 8527594636, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैसेज, और वहां पे लिख सकते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग पेपर नंबर 5 और 6 के लिए डिस्कस करना है, तो वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे। वहां पे जो भी क्वेरीज होगी आप उनसे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, वो सारा रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।